वेलकम टू द लेक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बालास्ट के बारे में। ओके, बालास्ट इज द लेयर ऑफ ब्रोकन स्टोन्स, ग्रेवल, मोरम और एनी अदर ग्रेनुलर मटेरियल्स placed and packed below and around sleepers for distributing load from the sleepers to the formation. It provides drainage as well as the lateral and longitudinal stability to the track. ओके, तो हम लोग जैसा कि पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेन का जो व्हील है वो मूव करता है ट्रेन रेल पर, और जो रेल को टाई रखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्लीपर्स, और स्लीपर्स को भी हम लोग को फर्दर पैक करने के लिए, हम लोग को लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसके रेन वाटर को ड्रेनेज करने के लिए, लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्टेबिलिटी के लिए हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं स्लीपर्स के बिलो और उसके अराउंड। तो हम लोग जो भी मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं वो होता है ग्रेनुलर मटेरियल्स। वो आपका ब्रोकन स्टोन्स भी हो सकते हैं, ग्रेवल्स हो सकते हैं, मोरम्स हो सकते हैं, ब्रोकन ब्रिक्स हो सकते हैं, या फिर सैंड भी हो सकता है। ओके, तो अब चलते हैं कि मेन आपके फंक्शंस क्या है बालास्ट के। द बालास्ट सर्व द फॉलोइंग फंक्शन इन द रेलवे ट्रैक। इट प्रोवाइड्स ए लेवल एंड हार्ड बेड फॉर द स्लीपर टू रेस्ट ऑन। तो स्लीपर्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम भी हमारा ये बालास्ट ही करता है, जो भी एक लेवल एंड हार्ड सरफेस प्रोवाइड करता है। इट होल्ड द स्लीपर इन द पोजीशन ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ ट्रेन। तो इसको जो भी आपका स्लीपर्स है उसको होल्ड करने का काम भी हमारा ये बालास्ट ही करता है। इट ट्रांसफर एंड डिस्ट्रीब्यूट लोड फ्रॉम द स्लीपर टू द लार्ज एरिया ऑफ फॉर्मेशन। तो स्लीपर्स से हम लोग को जो लोड है उसको ट्रांसफर करना होता है सॉइल में। अगर डायरेक्टली स्लीपर को सॉइल पर रखा जाए तो आपका ये इतने छोटे से एरिया में आपको लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो इससे आपका जो सॉइल सेटलमेंट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए इसके अराउंड हम लोग एग्रीगेट लेइंग कर देते हैं। तो इससे होता है कि हम लोग जो लोड है एक लार्जर एरिया में ट्रांसफर कर सकते हैं। इट प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड रेजिलियंस टू द ट्रैक फॉर प्रॉपर राइडिंग कंफर्ट। मतलब कि जो भी लोड आता है ट्रेन के व्हील का, तो उसको इलास्टिकली वो सपोर्ट करता है ये बालास्ट, ठीक है। और ये रेजिलिएंट बिहेव करता है, मीन्स लोड की वजह से जो भी डिफ्रैक्शन होगा वो तुरंत वो व्हीकल के पास करते ही वो अपने आप कम हो जाता है, ठीक है, तो डिफ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी रेसिस्टेंस टू द ट्रैक फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी एंड लेटरल स्टेबिलिटी। तो जैसे कि ट्रेन मूव करता है, जैसे ब्रेक अप्लाई होता है या फिर एक्सेलरेट करता है, तो रेल को वो आगे या पीछे की तरफ वो पुश करता है। तो पुश करने के साथ साथ तो सारा ये आपका अटैचमेंट होता है स्लीपर्स का, स्लीपर भी मूव कर सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने का काम हमारा करता है बालास्ट, जो कि मतलब कोई भी आपका लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट हो या फिर लेटरल मूवमेंट हो, उस सब दोनों से वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव ड्रेनेज टू द ट्रैक। तो एक और पर्पस ये है हमारे बालास्ट का कि जो भी रेन वाटर आता है उसको इफेक्टिवली आपको ड्रेन आउट करना होता है। तो ड्रेन आउट करने के लिए भी हम लोग बालास्ट का इस्तेमाल करते हैं। इट प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ मेंटेनिंग द लेवल एंड अलाइनमेंट ऑफ द ट्रैक। तो आपका जो लेवल है वो आपका राइजिंग है या फिर लेवल है या फिर आपका डिक्रीजिंग है। सारा जो प्रोफाइल होता है, लैंड का प्रोफाइल होता है, वो मेंटेन करने का काम भी आपका बालास्ट का ही होता है। बालास्ट का ही हम लोग इस तरह से लेइंग करते हैं ताकि वो जो रेल ट्रैक हो वो कभी राइजिंग ग्रेडियंट हो, कभी आपका लेवल हो जाए, कभी आपका डाउन ग्रेडियंट हो। उसके अलावा अलाइनमेंट में है, मतलब कि रेल ट्रैक स्ट्रेट जाएगा, किसी कर्व पे टर्न करेगा या फिर स्ट्रेट फिर से आ जाएगा। इस सारा जो अलाइनमेंट है वो बालास्ट के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही होता है। नेक्स्ट है कि बालास्ट तो हम लोग मालूम है कि क्या क्या फंक्शन है उसका। तो कौन कौन से मटेरियल हम लोग के लिए बेटर होंगे, हम लोग का अच्छा परफॉर्म करेगा बालास्ट के लिए, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है इट शुड बी टफ एंड वियर रेसिस्टेंट। मतलब कि जो एग्रीगेट या फिर जो बालास्ट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोड आने पर वो टफ होना चाहिए, सारे इम्पैक्ट लोड को वो बियर करे। मतलब कि वो जो लेइंग किया गया है वो लोड आने पर वो टूटना नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। It should be hard so that it does not get crushed under
मूविंग लोड, इम्पैक्ट लोड और आपके मूविंग लोड की वजह से भी क्रश नहीं होना चाहिए आपके बालास्ट को। इट शुड बी जनरली क्यूबिकल विथ शार्प एज। तो जैसा कि हम लोग को मालूम है एग्रीगेट या फिर कोई भी इस तरह का ग्रेनुलर मटेरियल होता है तो उसमें अगर आपका सिंपल कर्व होता है या फिर कोई अगर एजेज नहीं होंगे तो वो हो सकता है कि उसमें लोड आने से वो एक जगह एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव कर सकता है। पर आपके क्यूबिकल और शार्प एज होने की वजह से जो एग्रीगेट है वो इंटरलॉक हो जाते हैं और वो अच्छा स्टेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर पाते हैं। इट शुड बी नॉन पोरस एंड शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर। अगर आपके बलास्ट वाटर को ऑब्जर्व करेंगे तो वाटर के थ्रू आपके जो स्टील स्लीपर है या कास्ट वाला स्लीपर है वो कॉर्ड हो सकते हैं, तो ये आपका सही नहीं है। तो इट शुड नॉट बी नॉन पोरस और इट शुड नॉट ऑब्जर्व वाटर। इट शुड रेसिस्ट बोथ एट्रिशन एंड एब्रेशन। ये दो टर्म है, एट्रिशन एंड एब्रेशन। दो एग्रीगेट का, दो ही सेम मटेरियल का एक दूसरे में जो फ्रिक्शन होता है आपका, तो उसको बोलते हैं हम लोग एट्रिशन। अगर ये एग्रीगेट किसी स्लीपर से आपका रब करता है तो उसको बोलते हैं एब्रेशन। ठीक है, दोनों केसेस में वो उसमें वियर नहीं होना चाहिए एग्रीगेट में, वो इतना रेसिस्टेंट होना चाहिए ताकि वो खुद से भी अगर रब करे या फिर किसी और मटेरियल से रब करे तो उसमें वियर टियर ना हो, उसमें कोई भी लॉस ऑफ मटेरियल ना हो। इट शुड बी ड्यूरेबल एंड शुड नॉट pulverized or disintegrated under the adverse weather condition। तो रेन की वजह से, ठंड की वजह से, कोल्ड की वजह से किसी तरह से भी जो भी हम लोग बलास्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें ब्रेकेज नहीं होना चाहिए, डिसइंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट अलाउ इट शुड अलाउ फॉर गुड ड्रेनेज ऑफ वाटर। तो उसमें इतना स्पेस होना चाहिए वो कि वो इजीली सारे वाटर को ड्रेन आउट कर सके। नेक्स्ट है इट शुड बी चीप एंड इकोनॉमिकल। तो ये हर बिल्डिंग मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है कि वो चीप और इकोनॉमिकल होना चाहिए। ओके, तो टाइप्स ऑफ बालास्ट। जो बालास्ट में हम लोगों ने जो भी आप लोगों ने देखा होगा वो मेनली आपने देखा होगा मतलब कि ब्रोकन स्टोन्स को ही, लेकिन हम लोग के रेलवे बालास्ट में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बालास्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि हो गया सैंड बालास्ट, बरम बालास्ट, मतलब सॉयल बालास्ट भी इस्तेमाल करते हैं, कोल एसिड भी इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे तो ये सब बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं पर मेनली पॉपुलर हम लोग का ब्रोकन स्टोन्स ही है। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन सारे ब्लास्ट के बारे में। सैंड ब्लास्ट। सैंड ब्लास्ट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर कास्ट एंड पॉट्स। इट इज also used with wooden and steel truck sleepers in the area where density is very low। तो जहाँ पे डेंसिटी आपको कम है, वीक में 5-6 या फिर बहुत कम ही ट्रेन मूव करते हैं, उस केसेस में हम लोग वुडन और स्टील स्लीपर केसेस में हम लोग सैंड ब्लास्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि मतलब कि जो इसमें ज़्यादा लोड पास ना करे तो उसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन ना हो। तो कोर्स सैंड प्रेफर किया जाता है फाइन सैंड से। कोर्स सैंड की थोड़ा हेवियर होगा वो। इट हैज गुड ड्रेनेज प्रॉपर्टी। कोर्स सैंड में आपका अच्छा ड्रेनेज प्रॉपर्टी भी होता है, बट हैज द ड्रॉबैक ऑफ ब्लोइंग ऑफ बिकॉज ऑफ बीइंग लाइट। ये इसमें ड्रॉबैक है कि आपके हल्के होने की वजह से वो हवा के साथ बह सकता है, ब्लोइंग ऑफ हो सकता है। It is also causes excessive wear of the rail top and the moving part of the rolling stock। तो आपके ट्रेन के व्हील में और रेल के टॉप में भी वियर होने के कारण ये बन सकता है ये सैंड ब्लास्ट। नेक्स्ट है मोरम ब्लास्ट। द डिकम्पोजिशन ऑफ लेटराइट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोरम। जो लेटराइट रॉक होता है उसके डिकम्पोजिशन से जो सॉइल बनता है उसको बोलते हैं हम लोग मोरम। इट इज रेड एंड समटाइम्स येलो इन कलर। लाल या पीला कलर का होता है ये। द मोरम ब्लास्ट इज नॉर्मली यूज्ड एज द इनिशियल ब्लास्ट इन न्यू कंस्ट्रक्शन and also as sub ballast, as it prevents water from percolating into the formation। It is also used as a blanketing material for black cotton soil। तो मोरम बलास्ट जो है एक तरह का चीप आपका बलास्ट है जो कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक तरह का सॉइल ही होता है। सॉइल में आपके इस सॉइल में आपके कुछ लाइम कंटेंट होते हैं और कुछ क्ले कंटेंट होता है। तो क्ले कंटेंट होने की वजह से होता है ये कि वो आप उसके थ्रू आपका वाटर पर्कुलेट नहीं कर पाता है। ठीक है,
और उसके अलावा जॉइंट कंटेनर होने की वजह से वो बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है। तो उसकी वजह से अगर हम लोग इस तरह के बलास्ट इस्तेमाल करते हैं कहीं पे किसी ट्रेन ट्रैक पर, तो होता है कि आपका जो रेन वाटर है वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, तो वो इजीली ड्रेन हो सकता है। तो अभी इसके लिए इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन हम लोग इसको एज ए सब बलास्ट इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि बलास्ट के नीचे के लेयर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। या फिर अगर कहीं किसी एरिया में आपका ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल जो होता है वो आपका एक्सपेंसिव सॉइल होता है। उसके एक्सपेंशन से हो सकता है कि पूरे ट्रैक में क्रैक्स आ जाए, पूरे ट्रैक में आपका गेज चेंज हो जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल के ऊपर हम लोग एक लेयर ऑफ वन लेयर ऑफ बोरम ब्लास्ट जरूर प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका ये इस तरह का कोई भी वाटर का पर्कुलेशन ना हो सके। नेक्स्ट है कोल एश और सिंडर्स। कोल एश और सिंडर्स दोनों एक ही टर्म है। कोल एश के पूरे लंप को ही हम लोग बोलते हैं सिंडर, ठीक है। तो जब इस्तेमाल किया जाता था आपका कोल इंजन, उससे निकले एसेस को यूटिलाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था बलास्ट के रूप में। द टाइप ऑफ बलास्ट नॉर्मली यूज्ड इन यार्ड एंड साइडिंग्स और एज द इनिशियल ballast in new construction, since it is very cheap and easily available, it is harmful for steel sleepers and fitting because of its corrosive action. तो जब कोल इंजन का इस्तेमाल होता था तो ये बहुत ज़्यादा एबंडली अवेलेबल था। तो इस तरह के जो मटेरियल का हम लोग इस्तेमाल करते थे, अभी भी बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, यार्ड्स में या साइडिंग्स में। यार्ड्स मतलब कि जहाँ पे हम लोग गुड्स का हम लोग का लोडिंग अनलोडिंग होता है, या फिर साइडिंग्स मतलब कि ट्रेन ट्रैक में, मतलब अगर कोई एक ही ट्रेन ट्रैक पर आपका दो ट्रेन आ रहे हैं, तो एक ट्रेन को कहीं पे साइड करने के लिए प्रोवाइड जो रेलवे ट्रैक प्रोवाइड की जाती है उसको बोलते हैं साइडिंग्स, ठीक है। तो मतलब कि एक ट्रेन आ रहा है तो आप उसको ट्रेन कहीं और बाईपास कर दीजिए, दूसरा ट्रेन आगे पास कर सके, इसके लिए जो प्रोवाइड करते हैं रेलवे ट्रैक उसको बोलते हैं साइडिंग्स। साइडिंग पे रेलवे ट्रैफिक कम होता है, लोड कम होता है, इसलिए हम उसके में हम कोल एसेस के ब्लास्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ब्रोकन स्टोन ब्लास्ट ये सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्लास्ट है और मोस्टली यूज होता है इंडियन रेलवे में। A good stone blast is generally procured from hard stones such as granite, quartzite and hard trap। तो हम लोग ग्रेनाइट, क्वार्जाइट और हार्ड ट्रैप के रॉक्स होते हैं, उसका ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज ए ब्लास्ट। द क्वालिटी ऑफ स्टोन शुड बी सच दैट नाइदर इज इट पोरस और नॉर डज इट फ्लेक्स ऑफ ड्यू टू वैगरेज ऑफ वेदर। मतलब कि आपका एग्रीगेट ऐसा होना चाहिए ताकि वो पोरस भी ना हो और इजीली वो ब्रेक भी ना हो वेदर कंडीशन में। गुड क्वालिटी हार्ड स्टोन इज नॉर्मली यूज्ड फॉर हाई स्पीड ट्रैक्स। दिस टाइप ऑफ बलास्ट वर्क आउट टू बी इकोनॉमिकल इन लॉन्ग रन। इस तरह के जो बलास्ट होते हैं वो लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा आपके इकोनॉमिकल भी होते हैं। अदर टाइप ऑफ ब्लास्ट जो होते हैं, जो कि हो गया ब्रिक बैड ब्लास्ट, ब्रिक के जो ब्रिक के जो पार्ट्स होते हैं, ब्रिक के जो ब्रोकन ब्रिक्स होते हैं उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेवल ब्लास्ट, जो रिवर से हम लोग को रॉक्स मिलते हैं, मतलब कि ग्रेवल्स मिलते हैं जो कि थोड़ा आपके कर्व शेप में होते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंकर स्टोन ब्लास्ट, इवन अर्थ ब्लास्ट, मतलब सिंपल सॉइल भी हम लोग एज ए ब्लास्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वैसी जगह पर जहाँ पे आपका नीचे आपका सॉइल हो वो स्ट्रॉन्ग हो। दिस टाइप ऑफ ब्लास्ट आर यूज्ड ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। बहुत जहाँ लो ट्रैफिक हो, आपका लो बजट हो, या फिर जिस तरह के कोई इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री में आपका कोई रेल में लोडिंग अनलोडिंग के लिए कोई स्पेशल ट्रैक प्रोवाइड किया गया हो, उस केसेस में भी हम लोग लो कॉस्ट ब्लास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ब्लास्ट पर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से। तो फर्स्ट है सैंड ब्लास्ट। तो सैंड ब्लास्ट में हमें जो आपके जो एडवांटेज है, बेनिफिट्स है, वो डिस्कस कर लेते हैं कि ये इट हैज गुड डायरेक्ट प्रॉपर्टी, ये तो है ही। आपके सैंड ब्लास्ट में जो सैंड में आपका इजीली वाटर ड्रेन हो सकता है, ये चीप भी है, सस्ता भी है। नो नॉइज प्रोड्यूस ऑन द ट्रैक, तो वो आपके वाइब्रेशन को इतना इजीली ऑब्जर्व कर लेता है कि किस तरह का वाइब्रेशन वो जनरेट होने नहीं देता था। गुड पैकिंग मटेरियल फॉर स्लीपर, कास्ट आयरन स्लीपर के लिए ये
अच्छा पैकिंग प्रोवाइड करता है। इसका जो बालास्ट का जो डिसएडवांटेज है वह कॉज एक्सेसिव वियर, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वियर होता है। ब्लो ऑफ इजिली, वो इजिली वो ब्लो हो सकता है विंड के थ्रू। पुअर रिटेंटिविटी ऑफ पैकिंग, वो आपका सही से पैकिंग कर ही नहीं पाते क्योंकि वो विंड के कारण ब्लो हो जाता है। ट्रैक कैन नॉट बी मेंटेन टू हाई स्टैंडर्ड, तो ये हम लोग के हाई स्टैंडर्ड ट्रैक में हम प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। तो ये आपका सुटेबल है वो CI पॉट स्लीपर्स है उसके लिए मेनली, और हाई स्पीड ट्रैक के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके जो स्लीपर्स जो बलास्ट है वह मोरम बलास्ट। ये चीप एंड लोकली अवेलेबल है, तो ये मतलब आपका चीप रहता है। ये प्रिवेंट्स वाटर परकुलेशन, तो वाटर को परकुलेशन होने से रोकता है। इट प्रोवाइड्स गुड एस्थेटिक, इसके रेड कलर वाइट येलो कलर होने की वजह से थोड़ा एस्थेटिक में उसको अच्छा मतलब देखने में थोड़ा अच्छे दिखता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज जो है वेरी सॉफ्ट एंड टर्न इनटू डस्ट, बहुत सॉफ्ट होता है और तुरंत डस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर सही से आपका ड्रेनेज नहीं हुआ तो मड फॉर्मेशन भी हो सकता है। मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक एंड द डिफिकल्ट, तो इसका जो ट्रैक एंड मेंटेनेंस भी डिफिकल्ट होता है। क्वालिटी ऑफ ट्रैक और एवरेज, इसका ट्रैक का क्वालिटी भी एवरेज ही होता है। तो इसको हम लोग सब बैलेस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नए कंस्ट्रक्शन में जिसमें आपका ट्रैफिक बहुत कम है फिलहाल। कोल एस और सिंडर्स, कोल एस जो है उसको अगर आपका इजीली अवेलेबल है तो मतलब ये अवेलेबल होता ही है जहाँ पे अगर थर्मल पावर प्लांट है या फिर कोल इंजन इस्तेमाल किया जाता है तो वेरी चीप है, बहुत सस्ता है और ड्रेनेज क्वालिटी भी इसकी अच्छी होती है। पर ये हार्मफुल है आपके स्टील स्लीपर्स में। कोरोड स्टील बॉटम एंड स्टील स्लीपर्स, सॉफ्ट एंड इजीली पल्वराइज्ड, आपका सॉफ्ट होता है वो इजीली लोड आने पर वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और उसका मेंटेनेंस बहुत डिफिकल्ट होता है। नॉर्मली यूज्ड इन यार्ड एंड साइडिंग्स, सुटेबल फॉर रिपेयर और फॉर्मेशन ड्यूरिंग फ्लड एंड इमरजेंसी, इमरजेंसी सिचुएशन में आप इजीली ये प्रोवाइड कर सकते हैं और इस केस में आप जो भी ट्रांसपोर्टेशन को बाहर कर सकते हैं बहुत कम टाइम में कोलैस के हेल्प से। नॉट फिट फॉर हाई स्पीड ट्रैक, ये हाई स्पीड ट्रैफिक के लिए सुटेबल नहीं है। जो लास्ट है आपका ब्रोकन स्टोन ब्लास्ट, सबसे ज्यादा मतलब इस्तेमाल किया जाता है वो हार्ड एंड ड्यूरेबल है। ड्रेनेज फैसिलिटी भी अच्छी होती है इसकी, स्टेबल होता है, रेजिलियंट होता है और इकोनॉमिकल होता है, लेकिन होता है लॉन्ग रन में। और सब ब्लास्ट से ये मतलब आपका cheaper नहीं है, कॉस्टलियर है, पर आपका लॉन्ग रन में ये बेनिफिशियल होता है। इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई, डिफिकल्टीज इन प्रोक्योरमेंट, एंगुलर शेप में इंजर वुडन स्लीपर, अगर वुडन स्लीपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके एंगुलर शेप होने की वजह से वो डैमेज हो सकता है। तो ये सुटेबल होता है ट्रैक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है पैकिंग करने के लिए और हाई स्पीड ट्रैक के लिए ये सबसे बेनिफिशियल होता है। अब चलते हैं साइज ऑफ स्टोन ब्लास्ट पर। तो हम लोग कितने साइज के साइज में इस्तेमाल किया जाते हैं ब्लास्ट के रूप में। तो आपके जो ब्रोकन स्टोन ब्लास्ट है वो वुडन स्लीपर में इस्तेमाल किए जाते हैं 5.1 सेंटीमीटर के। स्टील स्लीपर में आपके लोअर साइज के इस्तेमाल किए जा सकते हैं और स्विचेज एंड टर्न आउट में जहाँ पे आपके ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपके पैकिंग करने की, उस केस में 2.54 सेंटीमीटर के ब्लास्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, ये मैक्सिमम साइज है। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट सेक्शन। तो अब है कि रेल के स्लीपर के नीचे जो सेक्शन है वो कितना डेप्थ तक हम लोग ब्लास्ट को प्रोवाइड करना चाहिए। लोड डिस्पर्सन कैन बी एज्यूम्ड एट 45 डिग्री टू द वर्टिकल, ये एज्यूम किया जाता है कि स्लीपर्स के नीचे 45 डिग्री के एंगल पे वो लोड डिस्पर्स हो रहा है और द डेप्थ ऑफ ब्लास्ट शुड बी सच दैट डिप्रेशन लाइन डज नॉट ओवरलैप, तो ब्लास्ट में ऐसा होना चाहिए कि जो डिप्रेशन लाइन ओवरलैप नहीं होना चाहिए, तो इस तरह का वो शेप बन सकता है। तो इस केस में अगर निकालना हो आपको स्लीपर स्पेसिंग, स्लीपर स्पेसिंग क्या होगा, ये हाफ विड्थ स्लीपर का यहाँ पे इस दोनों जगह पर लोकेशन पे हाफ विड्थ ले सकते हैं लोग, तो दोनों मिलके हो जाएगा विड्थ ऑफ स्लीपर्स प्लस आपका ये जो डेप्थ है वही सेम डिस्टेंस ये होगा। आपका ये जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि यहाँ पे एंगल 45 डिग्री पर बन रहा है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि ये 2 इंटू डेप्थ ऑफ ब्लास्ट। तो स्लीपर स्पेसिंग की अगर हमें मालूम हो तो हम लोग
डेप्थ ऑफ बालास्ट यहाँ से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो डेप्थ ऑफ बालास्ट जो है 15 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर मिनिमम रखा जाता है, उससे हम लोग ज़्यादा ही रखते हैं, कम नहीं रखते। बालास्ट डेप्थ एंड क्वालिटी, तो हम लोग जो पहले डिस्कस किया था कि जो डिफरेंट ग्रुप के जो ट्रैक्स होते हैं ए बी सी एंड डी एंड ई, उसके लिए डिफरेंट क्या क्या होना चाहिए बालास्ट का क्वेश्चन डेप्थ का, वो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा ये है कि क्वालिटी ऑफ बालास्ट जो है कितना रिक्वायर्ड होगा किसी सेक्शन में, उसका अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है मीटर क्यूब में। ऑन कर्व आपका ये इंक्रीज हो सकता है, उसके मीटर क्यूब में आपका कितना रिक्वायरमेंट होगा उसके बालास्ट का। और उसके बाद है कि जो आपका बालास्ट है उसके बालास्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तो एग्रीगेट एब्रेशन 30% मैक्सिमम होना चाहिए, जो कि रोड मटेरियल में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एग्रीगेट इम्पैक्ट जो आपने किया था 20% होना चाहिए। वाटर एब्रेशन आपका 1%। तो ऐसे ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं अगर ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज है। लेकिन आपका ये फ्यूचर में ये प्लान हो कि हम लोग का ये डेवलप किया जा सकता है, आपका मतलब नैरो गेज से मीटर गेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उस केस में हम लोग ये स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। लेकिन अगर आपको मालूम है कि नैरो गेज और मीटर गेज वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई भी हाई ट्रैफिक नहीं आने वाला, उस केस में आप लोअर एब्रेशन वैल्यू, हायर एब्रेशन वैल्यू या हायर इम्पैक्ट वैल्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लो क्वालिटी का एग्रीगेट इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपका ब्लास्ट कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हम लोग का मॉड्यूल 1 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग को डिस्कस करना है आपके ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट ऑफ रेलवे में, और उसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ रेलवे पढ़ेंगे, जिसमें आपका कर्व, ट्रांजिशन कर्व, सुपर एलिवेशन, कैंट, इस सारे बारे में हम लोग आगे चल के स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।